चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक, आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सातवीं ना। तो आपके यहाँ देखेंगे एक किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2। यह आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक है ना। तो इस पुस्तक के अध्याय 1 और उस अध्याय में आपका विषय है लोकतंत्र। ठीक है, तो आज हम लोग इस पूरे क्लास में लोकतंत्र से संबंधित बातों का चर्चा करेंगे। ठीक है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? पिछले आपने छठी क्लास में इसके बारे में अध्ययन किया था, इसलिए मैं ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करूंगी। सिर्फ आप लोगों को यही बताना चाहूंगी कि लोकतंत्र का अर्थ क्या है। लोकतंत्र अर्थात जनता का शासन। तो यहाँ पर एक ही शब्द में दो शब्द छिपे हुए हैं, लोकतंत्र। लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन। यानी कि इस लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और यहाँ की जो सरकार होती है उसका चयन आम चुनाव के जरिए होता है। आम चुनाव के जरिए जनता जनप्रतिनिधि का चयन करती है, जो यहाँ के लोगों के ही हित में क्या करती है? कार्य करती है। समझ में आया? लोकतंत्र में जनता के लिए ही कार्य किए जाते हैं, जो उसके हित में ही पूरी तरह कार्य करती है। अब हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता के द्वारा शासित। जनता यानी कि पहले भी मैं आप लोगों को कहा था कि कोई दूसरे नहीं है, हम सभी लोग ही हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी क्या कहलाते हैं? जनता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यह व्यवस्था कैसे कायम होती है। तो इस व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होती है ना। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होती है। प्रत्यक्ष भागीदारी यानी कि प्रत्यक्ष भागीदारी में शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं जनता लेती है। ठीक है, शासन से संबंधित सारे निर्णय स्वयं कौन लेती है? जनता लेती है। अब दूसरा है अप्रत्यक्ष भागीदारी। कौन सी भागीदारी? अप्रत्यक्ष भागीदारी। तो अप्रत्यक्ष भागीदारी में ये निर्णय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। किनके द्वारा लिए जाते हैं? जनप्रतिनिधियों के द्वारा लिए जाते हैं। और ये जनप्रतिनिधि कौन होते हैं? ये आम चुनाव के द्वारा चयनित प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और ये प्रतिनिधि वे लोग भी होते हैं जिनका चुनाव आम जनता करती है। ये मैंने भी पहले आपको बताया था ना। और ये जनता के प्रति पूरी तरह से उत्तरदायी होती है। यह जनता के ही हित में कार्य कर सकती है और उनको करना ही है। ठीक है, समय समय पर ये जनप्रतिनिधि जनताओं के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान के लिए आश्वासन देते हैं। अगर जनता के लिए लोग कार्य नहीं करेंगे ना, और नेता दूसरी बात क्या हो जाएगा? हार जाएगा ना। ठीक है, इसलिए ये प्रतिनिधि की कोशिश हमेशा यही रहती है कि वे जनता के हित में कार्य करें। समय समय पर वे जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को क्या करेंगे? सुनेंगे
और सरकार तक उन समस्याओं को पहुंचाएंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। अब अगला हम लोग देखेंगे लोकतंत्र का विकास एवं इसकी लोकप्रियता, यानी कि लोकतंत्र का विकास कैसे हुई और इसकी लोकप्रियता को लोगों ने कैसे समझा और इसे आगे लागू करने का प्रयास किया। तो विश्व के अधिकांश देशों में पहले से ही लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे भारत एवं ग्रीस। भारत देश में पुराने जमाने में लोकतंत्र या प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी। इसमें राजा जो है हमेशा जनता का ख्याल रखती थी और जो भी निर्णय लेती थी, जो भी कार्य करती थी, वे हमेशा जनता के हित में ही करती थी। ठीक है, पुराने जमाने में जैसे ऋग्वेद, वैदिक काल, इस समय भी हमारे देश में लोकतंत्र व्यवस्था थी। और विश्व के जैसे ग्रीस जो अभी यूनान में है, वहाँ भी ये लोकतंत्र व्यवस्था थी। हालांकि समय के पश्चात ये गणतंत्र व्यवस्था बाद में राजतंत्र में बदल गई थी, जिस समय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यानी कि उस समय से राजा का शासन होता था और राजा जैसे चाहता था वह अपनी प्रजा के लिए वैसे ही कार्य करता था। राजा यदि अच्छा होगा, कुशल होगा तो प्रजा खुश, नहीं तो प्रजा को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो इसीलिए लोगों ने कोशिश किया कि समाज में प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो। जैसे यूनान में कई विद्वानों में मानव समानता की वकालत की थी, है ना। जैसे मैंने भारत का उदाहरण दिया, उसी तरह यूनान में भी कई विद्वानों ने समानता की ही वकालत की। ये नहीं कि यहाँ पर लोकतंत्र शासनिक व्यवस्था है लेकिन किसी को समान अधिकार प्राप्त नहीं है तो वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं कहलाएगी। ठीक है, और मानव समानता ही लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख गुण है। ठीक है, जब तक देश के सभी लोगों को समान रूप से नहीं देखा जाए, उनसे भेदभाव नहीं किया जाए तो ये लोकतंत्र सफल लोकतंत्र नहीं कहला सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये भारतीय संसद भवन है। ठीक है, ये भारत का क्या है, संसद भवन है। यहाँ पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, देश के हित के लिए अपने निर्णय लेते हैं, नीतियां बनाती हैं और कार्य करती है। ठीक है, कालांतर में विश्व की राजतंत्र एक तंत्रीय शासन प्रणाली में बदल गई थी। ये मैंने आप लोगों को पहले बताया ना। ठीक है, अब राजतंत्र का भी मैंने थोड़ा बहुत जिक्र किया था, जिसमें शासन की बागडोर राजा के हाथ में होती है। ठीक है, शासन की बागडोर किसके हाथ में होती है, राजा के हाथ में होती है और उसका निर्णय ही अंतिम माना जाता है। ठीक है, और लोगों का कल्याण शासक के व्यवहार एवं योग्यता पर निर्भर करती है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था ना। राजतंत्र में राजा द्वारा लोगों का शोषण किया जाता। ठीक है, राजतंत्र में राजा के द्वारा लोगों का शासन किया जाता था, यानी कि राजा जैसे चाहता था, उसको जैसी इच्छा होती थी वह उसे क्या करता था, पूरा करवाता था, जिस कारण लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके लिए सर्वप्रथम रूस एवं फ्रांस जैसे
लोकतांत्रिक देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपनाया गया। लोकतंत्र गणतंत्रीय शासन व्यवस्था का एक विकसित रूप है। ठीक है, मतलब सुधारा वाला रूप है। पहले जो भी कठिनाइयां आई, जो भी तकलीफ आई है ना, उनको दूर करने के लिए ये गणतंत्र में शासन व्यवस्था अपनाई गई। ठीक है, इस शासन प्रणाली में जनता की इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इनकी इच्छाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है जनता की। ठीक है, और उनकी जिम्मेदारी चुने गए सरकार की होती है। ठीक है, और लोकतंत्र में लोगों को बोलने की और अपने विचार प्रकट करने की पूरी आजादी होती है। ठीक है, बोलने की और अपने विचार को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। जैसे आप लोगों को भी स्कूल में हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं ना, एकदम डरिए मत, एकदम निर्भीक होकर बोलिए। ठीक है, जो भी समस्या आती है शिक्षक तक आप पहुंचाएंगे। ठीक है, उसी तरह ये लोकतंत्र शासन व्यवस्था में भी होती है। लोकतंत्र में लोगों को सरकार से प्रश्न पूछने का पूरा अधिकार होता है। ठीक है, आप बाल संसद के माध्यम से आप शिक्षक से कुछ पूछ सकते हैं ना, तो उसी तरह इस शासन व्यवस्था में भी सरकार से प्रश्न पूछने की पूरी आजादी जनता में ही निहित होती है। ठीक है, और ये सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आलोचना, है ना। अगर वो हमारे हित में काम नहीं करेगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं वह उचित नहीं है। ठीक है, और सरकार हमारे जब देश की जनता के हित में क्या करती है? काम करती है। जैसे प्राचीन काल में भी लोकतंत्र की व्यवस्था थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना। ये देखेंगे, यहाँ पर इधर जनता बैठी हुई है, यहाँ पर राजा बैठे हैं, यहाँ पर कुछ विद्वान लोग बैठे हैं, सलाहकार लोग बैठे हैं। ये आपस में क्या कर रहे हैं? बैठ के करके समस्याओं का निदान कर रहे हैं और राज्य की भलाई के लिए जो कार्य या नीतियां होनी चाहिए उनको ये क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं और इसमें जनता की सहमति भी ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है ये आपका यूनान। ठीक है, इस यूनान देश में भी प्राचीन काल में लोकतंत्र शासन व्यवस्था थी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र में सरकार का चयन कैसे होता है। हम यहाँ लोकतंत्र तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सरकार का चयन कैसे होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में या उस राज्य में किस तरह की सरकार कार्य करती है। ठीक है, तो पहला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि इस लोकतंत्र में जनता अपने मतदान के द्वारा जनप्रतिनिधि का क्या करती है? चयन करती है, जैसे भारत। ठीक है, लेकिन इस लोकतंत्र में जनता अपने मतदान यानी कि वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि का चयन करती है, उसी से क्या बनती है? सरकार बनती है। में ये प्रतिनिधि सरकार का क्या करती है? चयन करती है। और दूसरा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इस तरह के लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पे अपने राजा का या अपने सरकार का क्या करती है? चयन करती है। यहाँ देखेंगे स्विट्जरलैंड के
तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर लोग एक बड़े से मैदान में एकत्रित होते हैं और वहीं पर अपने सरकार का क्या करते हैं, चयन करते हैं। अब हम आते हैं भारत में इस लोकतंत्र की शुरुआत कब और कैसे हुई। आप लोग सब कुछ जानते हैं कि हमारे भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था ना। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा भारत देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, है ना। तो इसी की याद में हम लोग प्रति वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, तभी से हमारे देश के महापुरुषों ने, नेताओं ने भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था अपनाने की सोची। ठीक है, तो इसके लिए हमारे देश में संविधान का बनना तय हुआ और इसकी कार्यवाही शुरू की गई। नतीजतन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारतवर्ष में अपना संविधान लागू हुआ। संविधान के लागू होते ही हमारा भारतवर्ष एक गणराज्य घोषित हुआ। ठीक है, अब हमारे इस संविधान में समानता के अधिकारों का प्रावधानों को समाहित किया गया। ठीक है, अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत में सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार दिया गया और यह मत देने का अधिकार भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार कहलाने लगा। ठीक है, और यह आज भी कायम है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना, भारत में चुनाव, यानी कि हमारे गांव में लोगों को आप लोगों ने वोट देते हुए देखा है कि नहीं देखा है, देखा है ना। यानी कि हर एक स्कूल में एक बूथ बनता है, वहां पर लोग अपना वोट देने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके गांव की महिलाएं क्या कर रही है, फोटो पहचान पत्र के साथ फोटो देने के लिए लाइन पे खड़ी है। ठीक है, अब इस लोकतंत्र शासन व्यवस्था में समानता का अधिकार को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है। तो लोकतंत्र में सभी को मत देने का अधिकार है। क्या देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार, यानी कि वोट देने का अधिकार है। इसे सार्वभौमिक मताधिकार कहा जाता है और यह सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, अब नागरिक समानता के लिए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समानता के कानूनी प्रावधानों को अपनाया गया है। यानी कि यहाँ पर किसी के साथ उसका धर्म, जाति, लिंग, अपनता या शिक्षा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कानून की नजर में सभी क्या है, समान है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हम यदि इसका उल्लंघन करते हैं तो हमें कानून के द्वारा दंड दिया जाता है। यह हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है, जो हम अपने विद्यालय में प्रतिदिन संविधान की प्रस्तावना में हम लोग दोहराते हैं। प्रतिदिन जब हमारी प्रार्थना सभा होती है तो संविधान के इस प्रस्तावना को हम लोग प्रतिदिन क्या करते हैं, दोहराते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों को समान रूप माना गया है एवं आर्थिक स्तर पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है ना। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो
किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी लिंग का क्यों ना हो। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे संविधान में समानता को स्थापित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए। जैसे पहला है कानून की नजर में हर व्यक्ति समान। कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, अर्थात पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और कानून में जो भी नियम नीतियां बनाई गई है उसे देश के हर नागरिक को मानना अनिवार्य है, चाहे वह कितना ही गरीब क्यों ना हो, चाहे वह कोई बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो। ठीक है। दूसरा, हर व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पूरी आजादी है ना। जैसे वह किसी भी जगह में हाट बाजार या मेला में जा सकता है। आप लोग भी खेल के मैदान में देखते हैं, वहाँ सब कोई आप लोग समान गाँव के साथ खेलते हैं। ठीक है। और किसी होटल में हर कोई जा करके नाश्ता कर सकता है, किसी दुकान में जा सकता है, किसी पार्क में घूम सकता है और पार्क का आनंद ले सकता है। ठीक है ना। अगला है अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत। ठीक है। आप लोग आसपास अपने घर के आसपास भी देखते होंगे या लोगों को बातें करते हुए सुने होंगे कि ये गरीब है या ये निम्न जाति का है या इस धर्म को मानता है और उसके साथ भेदभाव किया जाता है। लेकिन अभी तत्काल हमारे समाज में भी इस तरह को देखने को बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, ठीक है ना। और इसको अपराध भी माना गया। अगला है सभी व्यक्तियों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध है। रोजगार यानी कि काम धंधा, जिससे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो हमें एक दो पैसा मिलता है, या पढ़े लिखे लोग या जो सक्षम लोग हैं वे नौकरी की तलाश करते हैं तो सरकार हर किसी के लिए रोजगार उपलब्ध कराती है। तो इसी के तहत सरकार अनेक कार्यक्रम बनाए है ना। तो समाज में जो असमानता है उसको दूर करने के लिए समानता के तहत अनेक कार्यक्रम तैयार किए हैं। सभी की आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, मजबूत हो, इसके लिए सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। इसके तहत 1989 में सरकार ने गांव में रहने वाले गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए महिला समाख्या योजना की शुरुआत की। गांव देहात के लोग अपने बच्चियों को बहुत ही कम लोग स्कूल भेजने की तैयारी करते हैं, है ना। तो लेकिन सरकार का प्रयास रहा है कि समाज में जितनी भी महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ी है वे भी अपने में स्वावलंबित होकर के परिवार का भरण पोषण कर सके। इसलिए महिला समाख्या कार्यक्रम अपनाई गई है और मध्याह्न भोजन जैसी योजना भी शुरू की गई। सरकार सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की है, जिसका आप अपने विद्यालय में भी उपयोग करते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम यह हमारे देश के तमिलनाडु राज्य में शुरुआत किया गया था और आपका 2001 में सरकार ने सभी राज्यों में इसे अनिवार्य रूप से लागू किया है और इसकी देखरेख कानून करती है। कौन करती है? कानून यानी कि पहले भी हम लोगों ने देखा है उच्चतम न्यायालय, है ना। उच्चतम न्यायालय की देखरेख में यह योजना
योजना चलाया जाता है। यह प्राइमरी और उच्च प्राइमरी कक्षाओं में संचालित होता है। यहाँ पर सभी बच्चे समान रूप से बैठते हैं और मध्याह्न भोजन खाते हैं। ठीक है, आप लोग स्कूल में ऐसे खाते हैं, एक ही जगह बैठते हैं ना। तो यहाँ पर देखेंगे मध्याह्न भोजन करने से हमारे देश के गरीब बच्चों को बहुत ही लाभ हुआ है। हर किसी को एक सांझ का भोजन मिल जा रहा है। ठीक है, और स्कूल में उपस्थिति दर में वृद्धि हुई है। नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। और गांव की महिलाएं जो काम के सिलसिले में बाहर जाती हैं, अपने बच्चों को दोपहर का भोजन देने से बचती हैं, क्योंकि उन्हें दोपहर का भोजन कहाँ मिल जाता है, स्कूल में मिल जाता है। इतना ही नहीं, यह मध्याह्न भोजन जो है पूर्वाग्रह को कम करने में भी बहुत कारगर साबित हुआ। पूर्वाग्रह यानी कि जो जाति भेद लिंगभेद है ना, इस सबको क्या करता है, दूर करता है। ठीक है, यह योजना जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सहयोग से चलता है। पहले भी मैं आप लोगों को बताया है कि इस योजना की शुरुआत भारतवर्ष में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में किया गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप सबों को अस्पृश्यता कहा था ना, छुआछूत। देखेंगे देश भर में कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो छुआछूत के। यहाँ पर देखेंगे एक बच्चे को यह व्यक्ति दूर से पानी पिलाया या बहुत ही गरीब घर का बच्चा है। ठीक है, यहाँ पर है महिला समाख्या कार्यक्रम। तो इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये महिलाएं क्या कर रही है, एक जगह बैठी है और यहाँ पर बच्चों को कुछ करवा रही है। ठीक है, वो सिखा रही है। और यहाँ एक विद्यालय का चित्र है, ये शिक्षिका, ये शिक्षक है। यहाँ पर सभी बच्चे साथ मिलकर के क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत देश में समानताएं हैं तो असमानताएं भी है ना। दैनिक जीवन में कुछ लोगों के कार्य की स्थिति पर भी कुछ असमानताएं व्याप्त हैं, जैसे जातिगत असमानता और दूसरा है सामाजिक असमानता। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामाजिक असमानता, अर्थात पहले भी हम लोगों ने इसका जिक्र किया है। सामाजिक असमानता यानी कि गरीब, निम्न जाति के लोग या पिछड़े लोग है ना, इनके साथ भेदभाव किया जाता है। और जातिगत असमानता, ये नहीं समझेंगे कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, कानून की नज़र में हम लोग समान हैं, फिर भी आज भी भारतीय समाज में देहातों में शायद जितना असमानता नहीं पाया जाता है। शहर में तो लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अमीर लोग हैं, फिर भी वहाँ पर सामाजिक असमानता व्याप्त है। यहाँ पर मैंने आप सबों को जातिगत असमानता कहा। इसमें देखेंगे समाज में जब शादी ब्याह होती है तो लोग यह प्रयास करते हैं कि अपनी ही जाति के लोगों से क्या हो, शादी हो। वे किसी छोटी जाति से विवाह करना पसंद नहीं करते। मान लिया कि बात है, कोई हिंदू है, उस जाति का है, तो उसी जाति की कन्या से विवाह करना चाहता है, और कोई उस जाति की कन्या है तो वह उस जाति के ही वर से विवाह करना चाहते हैं। तो यहाँ पर
देख रहे हैं एक गुड़िया है और क्या कर रही है, जूते की सिलाई कर रही है, जूते को क्या कर रही है, मरम्मत कर रही है। और यहाँ पर एक बच्चा है, दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चा अपने हाथ में एक बोरी लिए हुए है और कचरों के ढेर से कुछ प्लास्टिक या कुछ बोतलें क्या कर रहा है, इकट्ठा करके अपनी बोरी में डाल रहा है। और यहाँ पर एक औरत है जो ट्रेन में सफर कर रही है, तो उस ट्रेन में यह बच्चा भीख मांग रहा है। क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है, तो भीख उसे बहुत दूर से ही दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, जूता बना रहा है और उसकी पॉलिश कर रहा है। तो इस तरह के लोगों के साथ है ना उचित व्यवहार नहीं किया जाता है, उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनके निकट भी लोग आना नहीं चाहते। तो हम लोग संक्षिप्त में यह कह सकते हैं, है ना, कि असमानता अभी भी व्याप्त है। यदि है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह यदि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता है और उसके आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। तो इसको समझाने के लिए मैं एक फिल्म जो 1975 में बनी थी, एक फिल्म दीवार, ठीक है। तो इस फिल्म में एक छोटा सा सीन था, इसमें एक अमीर आदमी एक बच्चे से जूता पॉलिश करवाता है और उसे फेंक करके पैसे देता है। तो वह बच्चा एकदम गुस्सा हो जाता है और उस पैसे को नहीं उठाता है, क्योंकि उसके गरिमा को ठेस पहुंचती है और उसके आत्मविश्वास में कमी दिखाई देती है ना। तो बच्चा यह चाहता है कि वह जूता पॉलिश करता है तो उसका अपना काम है, तो उसके बदले में जब पैसे दिए जाते हैं तो सम्मान पूर्वक दिया जाए, ठीक है, सम्मान पूर्वक दिया जाए, ताकि उसके जो मूल्य है, जीवन मूल्य है, उसको ठेस ना पहुंचे। और उसके जो आत्मविश्वास है, यानी कि उस काम को वह कितने अच्छे ढंग से करता है और करने की कोशिश करता है, उसमें कभी ना। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी देखा था और आज में मैंने चर्चा की थी कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत ये एक दंडनीय अपराध है और इसको खत्म करने के लिए, जिसको हम लोग संविधान के निर्माता भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा है कि अपने आत्मविश्वास को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय, ठीक है। जैसे मैंने छोटे से बच्चे का उदाहरण दिया था ना आपको, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगली कक्षा में हम लोग यानी कि एक और पार्ट 2 एक वीडियो बनी है, उस पर हम लोग बाल संसद के माध्यम से, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन कैसे होता है, कैसे कार्य होता है और सरकार का चयन कैसे होता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। थैंक यू।